है सबसे स्मॉलेस्ट थिंग जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। कोई भी चीज को अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो उसको एटलीस्ट क्या रहना चाहिए, सेल। अगर वो सेल से भी कम है तो हो सकता है वो लिविंग हो, लेकिन वो आपके पास इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल वायरस, वायरस आपके पास सेल से छोटा है, वो एक सेल नहीं है। वो आपके पास जो है जिंदा तो है, लेकिन उसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मानते हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली रह सकता हो, नहीं रह सकता हो, हमेशा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, उसके होस्ट के ऊपर, क्योंकि वायरस आपके पास क्या रहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट रहते हैं। तो अगर कोई चीज को इंडिपेंडेंटली रहना है तो उसको एटलीस्ट क्या रहना चाहिए, उसको एक सेल होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना आपने कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर organization is the defining feature, is a defining feature, is a defining feature, defining feature of of living, of living, ठीक है। तो अगर आप लोग याद होगा कि हमने आप लोग बताया था कि दो तरह के कैरेक्टर रहते हैं, एक रहता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा रहता है आपके पास डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर्स रहते हैं, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से वो कैरेक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहना मस्ट है, अगर ये फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो आप उसको लिविंग नहीं कह सकते। तो ये सारे फीचर्स में से वो कैरेक्टर्स को आप क्या कहेंगे, डिफाइनिंग फीचर्स। और वो कैरेक्टर्स में से एक कौन है आपके पास, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहना मस्ट है एक लिविंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक कुछ तो भी पड़े हुआ है और एक यहाँ पे कुछ तो भी पड़े हुआ है। इसके अंदर आपने देखिए कि ये तो सेल का बने हुआ है, उसके अंदर एक भी सेल नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे ये लिविंग है, और ये क्या रहेगा आपके पास, नॉन लिविंग है। तो ऐसा फीचर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहना मस्ट है, उसको आप क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ आपके पास बहुत सारे नॉन लिविंग बताते, रिप्रोडक्शन बहुत सारे लिविंग नहीं बताते, तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसे फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते, लेकिन ऐसे फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहना कंपलसरी है, उसको आप क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर। और वो डिफाइनिंग फीचर्स में से एक डिफाइनिंग फीचर कौन सा आपके पास, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या रहेगा आपके पास, बॉटनिस्ट। ये कौन सा बॉटनिस्ट रहेगा, ये भी आपके पास कौन सा है, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट। अब यहाँ पे आपके पास जो आपके पास ये जो करेक्शन है ये इस साल का है। आपके पास जो एनसीईआरटी है या पुरानी एनसीईआरटी है, उसके अंदर श्वान को लिखे हुआ है कि वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, ठीक है। तो अगर आप एमसीक्यूज करेंगे तो एमसीक्यूज में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो है राइट आंसर रहेगा पुराने एमसीक्यूज में, लेकिन नए एमसीक्यूज रहेंगे आपके पास, उसके अंदर आंसर क्या रहेगा, जर्मन। तो न्यू करेक्शन में दोनों क्या आपके पास, जर्मन, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने याद रखना। यहाँ पे श्लाइडेन ने जो है काम करा 1838 में, और जो है श्वान ने काम करा 1838 में काम करा, और जो है श्वान ने कब काम करा, 1839 में काम करा, ठीक है, 1839। अब ये जो है बॉटनी से, बॉटनी से तो किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट्स की करा। इसने क्या करा, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। क्या करा उसने, ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और जब इसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को देखा तो इसने कहा कि प्लांट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, प्लांट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इसने कहा कि लीफ के अंदर सेल अलग रहता, स्टेम में सेल अलग रहता, रूट में सेल अलग रहता। तो इसने क्या कहा, प्लांट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, प्लांट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये किसने कहा, किसने कहा बोलो, अच्छा ऊपर लिखे हुआ है नाम उसका, श्लाइडेन, क्या नाम है इसका, श्लाइडेन, ठीक है। प्लांट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। फिर उसने कहा ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है आगे जाके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनेंगे, विच फॉर्म्स, विच फॉर्म्स, विच फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, विच फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है ये आपके पास बना है, ठीक है। तो आपके पास जो है श्लाइडेन जो है ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था, इसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व करा, उसने देखा कि प्लांट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और यही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आगे जाके क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनेंगे। समझ गए आप लोग, श्लाइडेन क्या है, श्लाइडेन बॉटनी से
जिसने क्या ऑब्जर्व करा, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व करा, उसने ये देखा कि प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का बने वाला था, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आगे जाके क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जर्मन जूलॉजिस्ट जो कौन है आपके पास, शॉन। शॉन ने जो है सबसे पहले एक एनिमल सेल को ऑब्जर्व करा। किसको ऑब्जर्व करा, एनिमल सेल को ऑब्जर्व करा। एनिमल सेल में उसने एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री देखा। क्या देखा उसने, एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री जो है इसको उसने ऑब्जर्व करा। इसने ये ऑब्जर्व करा कि जो एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री है ये थिन लेयर है। एनिमल सेल के आउटर बाउंड्री क्या है, आपके पास एक थिन लेयर है, और ये थिन लेयर हमको मालूम है कि आगे जाके कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे जाके हमको पता चला कि एनिमल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री जो शॉन ने ऑब्जर्व करा था, जिसको उसने क्या कहा था, थिन लेयर कहा था, ये क्या थी आपके पास, ये क्या थी, ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ये क्या थी आपके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह जो है इसने ऑब्जर्व करा प्लांट सेल को। इसने किसको ऑब्जर्व करा, प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा, और देखा कि प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री थी वो कौन सी थी, यहाँ पे सेल वॉल। और साथ ही साथ इसने ये कहा कि सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। सेल वॉल किसका कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। मतलब सेल वॉल एनिमल्स में नहीं दिखती, अगर सेल वॉल आप लोगों को दिख रही है तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, प्लांट का रहना। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर किसका, ऑफ प्लांट का जो है यहाँ पे कौन रहने वाला है, सेल वॉल। किसने कहा, ये आपके पास शॉन ने। ठीक है, तो समझ में आ रहा, श्लाइडेन ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व करा, कहा कि प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। शॉन ने जो है एनिमल सेल देखा और कहा इसके आउटर बाउंड्री एक थिन लेयर रहती, हमको मालूम हो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसने प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा और कहा कि प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कौन है, सेल वॉल। और साथ ही साथ ये कहा कि सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट्स का। अब इसने अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर, इसने अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर किसने, शॉन ने एक हाइपोथेसिस दिया। शॉन ने क्या दिया, हाइपोथेसिस दिया। अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर शॉन ने क्या करा, हाइपोथेसिस दिया। कि उसने जो है एक हाइपोथेसिस क्या रहती है, थ्योरी से पहले क्या रहती है, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आपके पास जो है पहले रहते हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कन्वर्ट होता थ्योरी, और थ्योरी अगर प्रूव हो गई तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता, लॉ में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो शुरुआत में जो हाइपोथेसिस है ये किसने दिया था, शॉन ने। शॉन ने हाइपोथेसिस दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, all plants and animals, all plants and animals are composed of cells and product of cell, are composed of cells and product of cells, composed of cells and products of cells, products of cells। ठीक है, तो क्या कहा इन्हें, देखो यहाँ पे, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। किसने कहा, ये आपके पास शॉन ने कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पे जो है अब सेल थ्योरी, अब क्या है यहाँ पे, सेल थ्योरी। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे आपको कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो आप लोगों ने याद रखना सेल थ्योरी किसने दिया था, श्लाइडेन एंड शॉन। किसने दिया था, श्लाइडेन एंड शॉन, ये दोनों ने क्या दिया यहाँ पे, सेल थ्योरी। अब यहाँ पे सेल थ्योरी में पहला जो है आपके पास स्टेटमेंट ये है कि आपके पास जो है श्लाइडेन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। श्लाइडेन ने शॉन को कहा कि ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मेरे को ये पॉइंट अच्छा नहीं दिख रहा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, इसको हटा के अपन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लगा दें। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन किसका है, श्लाइडेन का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या आपके पास, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। देख रहे आप लोग कितना बड़ा काम करा उसने, देख रहे आप लोगों को श्लाइडेन ने कितना बड़ा काम करा। उसने जो है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल हटा के क्या लगा यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लगा। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया और पूछा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो आपने देखना है यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखे हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा, श्लाइडेन और शॉन। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया और पूछा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये किसने दिया, आपके पास शॉन ने दिया। समझिए, आप लोगों को हंसी मजाक की दिख रही, लेकिन जो है एक बहुत बड़ी बात थी कि ह्यूमन जो है कहाँ से बना, ह्यूमन जो है एक सेल से शुरुआत हुई थी जिसका नाम है जायगोट। जायगोट कहाँ से बना, जायगोट जो है आपके पास दो सेल मिले थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो बना। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है आपके पास ह्यूमन के एक सेल से बने हुए थे, बराबर है, ह्यूमन के एक सेल के बने हुए थे।
ये ह्यूमन का सेल कहाँ से बना, ये तो एक जाइगोट से बना, ये जाइगोट कहाँ से बना, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट से बना, ये दोनों कहाँ से बने, ये सेल से बने। तो लास्ट में आंसर हमेशा क्या आ रहा है, यहाँ पे सेल्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, फ्रॉम बोलो कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अब देखो इसको भी मालूम है, इसको रुडॉल्फ विर्चॉ को, ये जो है एकदम पछने वाली बात नहीं है, मैंने इतना कुछ खास नहीं कहा लगा उसको, ठीक है। उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, इसको एकदम ऐसा स्टेटमेंट दूंगा कि लोगों को लगना कि यहाँ पे कुछ बड़ी बात करेगी, ठीक है। तो उसने लिखा यहाँ पे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, क्या लिखा उसने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अरे बोलो क्या है ये, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका ट्रांसलेशन क्या रहता, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है आपके पास सेल थ्योरी का, ये किसने दिया, रुडॉल्फ विर्चॉ ने दिया, या विर्चॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो कब दिया इसने, 1855 में दिया, कब दिया, 1855 में, ठीक है। इसने क्या करा, इसने क्या करा आपके पास, मॉडिफाइड 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 एंड गेव फाइनल शेप, मॉडिफाइड एंड गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करे और जो है फाइनल शेप दिया, किसने दिया, रुडॉल्फ विर्चॉ ने दिया, ठीक है। लिख लो इसको आप लोग। तो हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। देखो ओवरव्यू ऑफ सेल थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करे थे, आपके साइंस में था, सबके स्कूल में था, कि जो है आपको जो है दो सेल लिए बोले थे, एक आपने लिए थे अनियन, अनियन का एकदम आपने थिन लेयर निकाले थे, करे थे आप लोगों ने स्कूल में, और उसको माइक्रोस्कोप में देखे थे, और दूसरा था ह्यूमन चीक सेल, नहीं करे आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं करे आप लोग स्कूल में, सबके स्कूल में करते। तो आपके पास आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने अनियन पील लिए, क्या लिया यहाँ पे, अनियन पील लिए, और दूसरा क्या लिया आपने, ह्यूमन चीक सेल लिए, क्या लिया यहाँ पे आपने, ह्यूमन चीक सेल लिए, ठीक है। अनियन पील लिए और क्या लिया यहाँ पे, ह्यूमन चीक सेल, ठीक है। अनियन पील का अगर नेचर देखें और ह्यूमन चीक सेल का अगर नेचर देखें, तो अनियन पील में जो सेल्स देखेंगे आप लोगों को, वो कौन से सेल्स रहने वाले, वो प्लांट सेल रहने वाले, और ह्यूमन चीक के अंदर जो आपको ह्यूमन चीक सेल जो दिखेंगे, वो कौन से रहने वाले आपके पास, एनिमल सेल रहने, ठीक है। इनका मतलब यहाँ पे जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन रहेंगे, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन मतलब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपको, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन, देखो एकदम इजी टॉपिक है, पढ़ाने का कोई इसमें एकदम सेंस भी नहीं है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखे हुआ है, ठीक है। तो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन प्लांट सेल में क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, क्या रहने वाली प्लांट सेल में, सेल वॉल रहती है, ठीक है। और जो है आपके पास नेक्स्ट जो रहेगा एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन रहेंगे यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन रहेंगे, या जिसको और क्या बोलते हैं आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, दो जो है सेल्स हो गए, लिख लो इसको आप लोग, बाद में हमको पूरा बोर्ड चाहिए आगे पढ़ाने का। हमने क्या करे, मान लो कि हमने क्या करें, दुनिया के सारे सेल्स के जो है टाइप्स इकट्ठा करें, हमने हर तरह का सेल इकट्ठा करा, हमने एक फंगस का सेल लिए, एक एनिमल का सेल लिए, एक प्लांट का सेल लिए, हर जितने प्लांट से हर हर प्लांट का एक सेल लिए, हर एनिमल का एक सेल लिए, बैक्टीरिया सेल लिए, सारे सेल्स को हमें इकट्ठा करें उनकी स्टडी करने की। जब हमें सारे सेल्स को इकट्ठा करें तो हम देखेंगे सेल्स जो है मेनली दो टाइप के, मेनली क्या है, दो टाइप के, एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और एक सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, एक सेल जिसमें डीएनए के ऊपर एक कवरिंग रहेंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक सेल जिसमें डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहेंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगी। जो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उस सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जो सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो दुनिया में सिर्फ दो तरह के सेल्स रहते, कितने तरह के सेल्स रहते, दो तरह के सेल्स रहते। एक सेल आपके पास रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल कौन सा रहेगा आपके पास, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा सेल कौन सा रहेगा आपके पास, यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे पहला सेल है हमारे पास, जो कौन सा है यहाँ पे आपके पास, प्रोकैरियोट, कौन सा आपके पास, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या रहता है, प्रो का मतलब रहेगा यहाँ पे प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रिमिटिव, ठीक है। उसके बाद कैरियो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कैरियो का मतलब रहता न्यूक्लियस, क्या रहता है यहाँ पे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में जो आपके पास सेल रहने वाला है,
प्रोकैरियोट में जो आपके पास सेल रहने वाला है, उस सेल के अंदर जो डीएनए रहेगा वो इस तरह साइटोप्लाज्म में रहेगा। डीएनए सर्कुलर रहेगा और दिखने में जो है सर्कुलर रहेगा और डबल स्ट्रैंडेड रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे राइबोसोम रहेंगे। क्या रहेंगे? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के आसपास में, कहाँ पे रहेंगे? सेल मेम्ब्रेन के आसपास में। इसी तरह जो है हमारे को दूसरा सेल मिला था, इस सेल का नाम है यूकैरियोटिक सेल। क्या नाम है इस सेल का? यूकैरियोटिक सेल, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? यूकैरियोट। यहाँ पे यू का मतलब क्या रहता है? यू का मतलब रहता है ट्रू। यू का मतलब क्या है? ट्रू। और कैरियो का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेल हो गया। ये क्या हो गया? सेल हो गया। इस सेल के अंदर जो है आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या रहने वाला आपके पास? डीएनए रहने वाला। और डीएनए सर्कुलर नहीं है आपके पास, डीएनए कैसा है? यहाँ पे लीनियर है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सर्कुलर है और ये कैसा आपके पास? लीनियर है। इसके अंदर भी जो है आपके पास इस तरह क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। लेकिन राइबोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहेंगे। इसका राइबोसोम किसके नजदीक रहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक रहेंगे। इसके अंदर जो है दूसरे ऑर्गेनेल्स रहेंगे। यहाँ पे जो है इस तरह आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल गया। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल गया। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनेल है जिसको आप बोलते हैं पाउडर्स ऑफ सेल। क्या नाम है इस ऑर्गेनेल का? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे मान लो आपके पास क्या हो गया? इस तरह एक ऑर्गेनेल आ गया। क्या हो गया है? क्लोरोप्लास्ट हो गया। इस तरह राइबोसोम है। इस तरह आपके पास और ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास खुद के मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। कैसे प्रेजेंट रहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? क्या आपके पास ये सेल जिसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो डीएनए है, अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डीएनए को इसने एक कवरिंग नहीं दे पाया। क्या दूसरे ऑर्गेनेल्स को कवरिंग दे पाएंगा? नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया? ये सेल टाइप हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? सेल टाइप हो गया। कितने टाइप के सेल है? कितने टाइप के सेल है? दो टाइप के सेल है। एक को आप क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। दूसरे को आप क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, तो पहला डिफरेंस है यहाँ पे इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। पहला डिफरेंस क्या है? इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। अगर आपको किसी ने कहा कि बताओ यूकैरियोटिक सेल क्या रहता है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या रहता है, हम कहेंगे आपके पास ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें? न्यूक्लियस के बारे में, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है? यहाँ पे एब्सेंट। और यहाँ पे फिर क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहाँ पे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनेल रहता है जिसका नाम रहता है न्यूक्लियोलस। क्या नाम रहता है उसका? न्यूक्लियोलस। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी डिफरेंसेस देख लो। न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट है और आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या है? प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस क्या होता? ये आपके पास न्यूक्लियस में एक ऑर्गेनेल रहता है जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमोसोम के, तो यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। लेकिन इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं फॉल्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? हम फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्रू क्रोमोसोम। क्या कहेंगे इसको? हम ट्रू क्रोमोसोम कहेंगे इसको। इसको हम कहेंगे ट्रू क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये फॉल्स क्रोमोसोम में क्या क्या होगा? इस फॉल्स क्रोमोसोम में आपके पास डीएनए होगा। ये फॉल्स क्रोमोसोम में आरएनए होगा। ये फॉल्स क्रोमोसोम में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे। क्या होंगे इसमें? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे। और ये फॉल्स क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहते। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे जो होंगे ये आपके पास होंगे बेसिक। ये क्या होंगे? आपके पास बेसिक होंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आपके पास डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपके पास आरएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके पास रहेंगे हिस्टोन प्रोटीन। क्या रहेंगे यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन।
और हिस्टोन प्रोटीन जो है यहाँ पे कैसे रहेंगे, बेसिक रहेंगे। कैसे रहेंगे, बेसिक। और हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ के यहाँ पे आपके पास और रहेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन इसके यहाँ पे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते, ये आपके पास एसिडिक रहते। ये क्या रहते हैं आपके पास, एसिडिक। प्रोकैरियोट में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक है, और यूकैरियोट में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसे है, एसिडिक है। अगर बात करें हम इसके डीएनए के बारे में, अगर हम बात करें इसके डीएनए के बारे में, तो इसका डीएनए आप लोगों को दिख रहा है कैसा है, कैसा है आपके पास, सिंगल सिंगल सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर नेकेड, मतलब उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, ठीक है। सिंगल सर्कुलर नेकेड, आपके पास क्या है यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे जो है डीएनए कैसे रहने वाला है, यहाँ पे डीएनए लीनियर रहने वाला है, लीनियर रहने वाला, ठीक है। सर्कुलर की जगह क्या रहना, लीनियर रहेगा। कवर्ड है, किससे कवर्ड है, कवर्ड बाय, कौन कवर्ड कर रहा है उसको, कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये भी कैसा है आपके पास, ये भी कैसा है आपके पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये भी कैसा है आपके पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये सारे डिफरेंसेस है किसके बीच में, एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता, यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहता है। आप कह सकते हैं न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल क्या रहते हैं आपके पास, ऑर्गेनेल क्या रहते हैं आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल। इन सब ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन होती है। कुछ ऑर्गेनेल्स के पास तो डबल मेम्ब्रेन रहती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। अब ये देखो बेचारा प्रोकैरियोट, बेचारा प्रोकैरियोट इतना गरीब है कि उन्हें डीएनए को मेम्ब्रेन नहीं दे पाया, तो कोई दूसरे ऑर्गेनेल को मेम्ब्रेन देगा, वो नहीं देगा। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है एब्सेंट रहते, कहाँ पे एब्सेंट रहते, प्रोकैरियोट में। इसका मतलब अगर प्रोकैरियोट में कोई ऑर्गेनेल मिला तो उस ऑर्गेनेल के पास क्या नहीं रहने वाले, मेम्ब्रेन नहीं रहने वाले, ठीक है। और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते, यहाँ तक के डबल मेम्ब्रेन रहते, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें सेंट्रोजोम, ठीक है। अब सेंट्रोजोम क्या रहता, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले। अभी के लिए सिर्फ आप लोग इतना याद रखो कि सेंट्रोजोम जो है यहाँ पे एब्सेंट रहता, और कहाँ पे प्रेजेंट रहता, यहाँ पे प्रेजेंट रहता, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या रहता, साइक्लोसिस ये है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो अंदर है ये मूवमेंट कर सकता, क्या कर सकता, मूवमेंट। यहाँ पे साइटोप्लाज्म मूवमेंट नहीं करता, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को आप क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को आप क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। और जो है साइटोप्लाज्म यानी साइक्लोसिस कहाँ पे होने वाली है, जाहिर सी बात है कहाँ पे होने वाली है आपके पास, वो होने वाली है यूकैरियोट में। और कहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहेंगे। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म तो दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म तो दोनों में क्या है आपके पास प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में क्या है आपके पास प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि इन प्लांट्स एंड एनिमल, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी है, मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी। साथ ही साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे। क्यों होंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर आपके पास जो साइटोप्लाज्म है ये मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों होंगे, सेल को जिंदा रखने के लिए। अगर एक सेल के अंदर रिएक्शन बंद होंगे तो सेल तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बराबर। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या काम करता है, किसी को याद है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता, क्या बनाता है। अब राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, ये राइबोसोम क्या है, ऑर्गेनेल। ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो हमने यहाँ पे भी बनाए और हमने यहाँ पे भी बनाए। हमने कहा
कि प्रोकैरियोट के पास कोई भी ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये ऑर्गेनेल अगर प्रोकैरियोट के पास है तो इसके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ये कैसा ऑर्गेनेल रहता? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, बिना कवरिंग वाला ऑर्गेनेल रहता। ठीक है, समझिए। अभी आपके पास प्रोकैरियोट में भी रहता है और यूकैरियोट में भी रहता है, लेकिन इनके जो है साइज में फर्क रहता है। जो प्रोकैरियोट में रहता वो रहता आपके पास 70s, और जो यूकैरियोट में रहता तो यूकैरियोट में बहुत तरह तरह के रहते हैं। यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम रहता, यूकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम रहता, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम रहता है। याद है आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर हमने राइबोसोम बनाए थे, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम रहता उसका साइज रहता है 80s, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता उसका साइज रहता 80s, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में रहता उसका साइज क्या था? क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम था उसका साइज क्या था? 70। लिख लो इसको आप।